ऑफ यू। आज पार्ट 2 प्रैक्टिकल पेपर में हम लोग क्लोरोप्लेथ मेथड वर्णमात्री विधि को सीखेंगे। क्लोरोप्लेथ ग्रीक भाषा के कोरस स्थान तथा फ्लेथ्स माप शब्दों से मिलकर बना है। इसका समान अर्थ क्षेत्र में मात्रा क्वांटिटी इन एरियाज होता है। इस प्रकार वर्णमात्री या छायित मानचित्र शेडिंग मैप में भिन्न भिन्न घनत्व वाले छायाओं के द्वारा किसी वस्तु की प्रति इकाई क्षेत्र औसत संख्या प्रतिशत मूल्य जैसे जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व, कृषि योग्य भूमि या कृष्ट भूमि का प्रतिशत, विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय अथवा किसी फसल का भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर उत्पादन आदि प्रदर्शित किया जाता है। चूँकि प्रशासनिक क्षेत्रों के आधार पर सांख्यिकी आंकड़ों को प्राप्त करना सरल होता है, अतः वर्णमात्री मानचित्र बनाने के लिए राज्य प्रायः राज्यों, जनपदों, तहसीलों, विकास खंडों एवं अन्य सिविल क्षेत्रों को इकाई क्षेत्रों के रूप में चुना जाता है। दूसरे शब्द में इस मानचित्र में घनत्व आदि की भिन्नता को राजनीतिक अथवा प्रशासनिक क्षेत्रों के आधार पर दर्शाया जाता है। हम इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी देश या किसी राज्य के देश के भिन्न भिन्न राज्यों को और राज्य के भिन्न भिन्न जिलों के जनसंख्या घनत्व, कृषि भूमि आदि को भिन्न भिन्न क्षेत्रों के द्वारा दिखाकर हम तुरंत यह स्पष्ट कर लें कि किस क्षेत्र में अधिक जनसंख्या घनत्व है या अधिक उत्पादन है और किसमें कम है। इसके बाद लेकिन इसको बनाने में दो प्रकार के दोष अक्सर उत्पन्न हो जाते हैं, जिसमें पहला है कि मानचित्रों में भिन्न भिन्न घनत्व वाले क्षेत्रों को प्रशासनिक सीमाओं के द्वारा एक दूसरे में विभक्त दिखाया जाता है, जो एक अस्वाभाविक बात है, क्योंकि राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाएं अस्थायी होती हैं तथा यह आवश्यक नहीं कि घनत्व क्षेत्रों की सीमाएं प्रशासनिक सीमाओं का अनुसरण करें। यही कारण है कि कभी कभी ये कृत्रिम सीमाएं एक ही प्रकार के क्षेत्र को कई भागों में बांट देती है अथवा भिन्न भिन्न घनत्व वाले कई क्षेत्रों को मिलाकर एक प्रशासनिक क्षेत्र बना देती है। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि कोई भी क्षेत्र है, अगर कोई किसी खास एरिया को हम ले रहे हैं तो इस एरिया में भिन्न भिन्न कॉलोनीज होंगे। तो कोई कॉलोनी बहुत अधिक सघन बसा होता है, कोई कम बसा होता है और वे सभी एक ही प्रशासनिक इकाई के अंतर्गत आते हैं। तो हम ये नहीं क्लियर कर सकते वहाँ पे कि कौन सा अधिक सघन है, कौन सा कम है, क्योंकि सभी को हम एक शेडिंग के द्वारा ही शेड करते हैं। दूसरा इसका समस्या है कि क्लोरोप्लेथ बनाते समय यह मान लिया जाता है कि किसी प्रशासनिक क्षेत्र में घनत्व की मात्रा सर्वत्र एक समान है, परंतु ऐसा मान लेना त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि जैसा ऊपर बताया गया है कि एक ही प्रशासनिक क्षेत्र में भिन्न भिन्न घनत्व वाले क्षेत्र हो सकते हैं। इसी तथ्य को यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि हम किसी पार्टिकुलर एरिया में ये नहीं कह सकते कि इस एरिया का घनत्व कम है, अधिक है, क्योंकि कोई भी क्षेत्र एकदम होमोजीनियस नहीं हो सकता, एक समान बसा हुआ नहीं हो सकता। कहीं पे उसकी जनसंख्या घनत्व अधिक होगी तो कहीं पे कम होगी। अब इसको किस प्रकार हम बनाते हैं, यानी बनाने में कौन कौन सी प्रक्रिया हम अपनाते हैं, इसे हम जानेंगे। मेथड ऑफ फॉर्मेशन। सर्वप्रथम आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेते हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में सबसे पहले हम सजाएंगे। उसके बाद उचित अंतराल पर कुछ वर्गों में बांट देते हैं। वर्गों की संख्या बनाने वाले के समझ पर निर्भर करती है, यानी फिर अब हम उसे वर्ग में जो बांटेंगे तो उसमें हमें देखेंगे कि हाइयर हमारा कितना है और लोअर कितना है। हाइयर और लोअर के बीच में एक असेंडिंग एक ऑर्डर क्रम होना चाहिए, जो हमको समानता कुछ हद तक दिखा रहा हो, वो समान इंटरवल पर ही हम ले सकते हैं। नीचे आंकड़ों को वर्गों या समूहों में बांटते समय 0, 10, 10, 20, 20, 30 आदि के बजाय 0, 9, 10, 19, 20, 29 के समान पद्धति अपनानी चाहिए, क्योंकि वर्णमात्री मानचित्रों में छायाओं के परिवर्तन से घनत्व रेखाओं के बजाय सीमा रेखाओं का बोध होता है। यहाँ पे हम किस प्रकार के रेंज को लें
इस रेंज को दिखाया गया है कि 0, 9, 10, 19, यानी 9 को अगर हम 0, 9 और फिर 9, 10, 19 लेते तो 9 हमारा रिपीटिंग हो जाता है। इसलिए यहाँ पर एक सीमा जाने के बाद फिर दूसरे से हम लोग शुरू करते हैं ताकि एक आंकड़ा 2 बार हम नहीं दर्शाएं। अगला बिंदु जो हमारा है वह है कि वर्गों की संख्या निश्चित हो जाने के बाद प्रत्येक वर्ग में सम्मिलित राज्यों में एक जैसा छाया भर देते हैं। जब हमारा वर्ग स्पष्ट हो जाता है तो एक वर्ग में एक प्रकार का ही छाया भरा जाता है, लेकिन ध्यान यहाँ इस तथ्य पर देना होता है कि मूल्यों के बढ़ने के साथ साथ छायाओं का भारीपन बढ़ना चाहिए। यानी जो अधिक घनत्व रखते हैं या वहाँ का जो कलर प्रयोग हम करेंगे वह कलर डिप होगा। उसके बाद उससे जो घनत्व घटने वाला क्रम होगा उससे वह हल्के रंग का प्रयोग किया जाएगा। सभी में एक समान कलर के रंग को हम नहीं भरेंगे और ना ही उनको देखने से ही स्पष्ट कलर के भारीपन का अर्थ यहाँ पे है कि उनको देखने से ही स्पष्ट हो जाए कि किस में किसका घनत्व अधिक है और किसका घनत्व कम है। इसके बाद एक मानचित्र का प्रयोग कर सभी छायाओं को संकेत में दिखलाना आवश्यक है। यानी मानचित्र ले लेते हैं, सभी मानचित्र में राज्य से अगर संबंधित है तो राज्य का, अगर किसी खास राज्य का लेते हैं तो उसके सभी जिलों का से बना हुआ एक मैप ले लेंगे और उस मैप में किसका कहाँ जिसका जितना पॉपुलेशन डेंसिटी होगा उसको उस रंग से उस भारीपन से हम भर देंगे। आइए अब हम एक प्रश्न देखते हैं और उस प्रश्न की सहायता से हम वर्ण मानचित्र का निर्माण करते हैं। प्रश्न हमारा है कि भारत में राज्यों के अनुसार जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व 1981 यानी 1981 में भारत में राज्यों के अनुसार जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्या था और दिया हुआ है, और उसके अनुसार हमको एक वर्णमात्री मानचित्र बनाना है जिसमें एक तरफ स्टेट है, दूसरी तरफ पॉपुलेशन डेंसिटी है। और फिर जैसे दिल्ली का 4178, चंडीगढ़ 3948, लक्षद्वीप 10257, पांडुचेरी 1228, केरल 654। इस तरह से सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दिया हुआ है। जम्मू कश्मीर का हमें डाटा उपलब्ध नहीं है, इसलिए नॉट अवेलेबल डाटा एनए को संक्षेप में यहाँ लिखा गया है। अब इसको बनाने के लिए सर्वप्रथम हम इसे क्या करेंगे तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा देंगे। जब आप इस पूरे डाटा को देखेंगे तो लगभग यह सजा हुआ है। पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, गोवा, दमन द्वीप में यह थोड़ा सा डिसिमिलर हो गया है। यहाँ पे इसके असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर सही नहीं है, जिसको ठीक करके और हम बनाना शुरू कर देंगे। अब पहले यहाँ घटते हुए क्रम में सजाया गया है। 4000, 3100, 100, 600, 400, 300, 300, 271 होना चाहिए था। तमिलनाडु पहले आना चाहिए था। तो इस तरह से हम इसको आरोही क्रम में सजा लेते हैं। फिर हम मानचित्र में 100 मनुष्य प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतराल पर इसे 6 भागों में बांटेंगे। 5 भाग प्रमुख भाग हमारा है और 1 भाग जो मेरा है वह जम्मू कश्मीर के लिए नॉट अवेलेबल डाटा के रूप में हम जो दिखाएंगे उसे लेंगे। तो प्रमुख 5 ही भाग हैं, 1 भाग वो भी हो जाता है। तो दिखलाते हैं और राज्यों को निम्न प्रकार से वर्ग या समूहों में बांटेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व 400 से अधिक में कौन कौन से राज्य हमारे आ रहे हैं। फिर हमने लिया 300 to 400, 201 to 300, 101 to 200, 100 से कम और आंकड़े अपर्याप्त जो जिस स्टेट का है वो। तो आइए देखते हैं 400 से अधिक जो राज्य हैं हमारे वह है दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार। अब इन सारे डाटा इस तरह से हम इसे 5 समूह में बांट लेते हैं कि
किसका पॉपुलेशन, कौन सा राज्य किस पॉपुलेशन डेंसिटी के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम लोग करते क्या हैं कि एक मैप लेते हैं, एक इंडिया का मैप लेंगे, और इस इंडिया का मैप जब हम लेंगे तो इंडिया का मैप किसी न किसी स्केल पे बना होगा। तो जो मैप, जिस मैप का जो स्केल होगा वह हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे सबसे पहले, क्योंकि जब हम मैप लेते हैं तो हमारा फर्स्ट वर्क होता है कि हम उसके स्केल को मेंशन करें। जब हम स्केल को मेंशन कर देंगे, स्केल बना लेंगे और एक मैप ले लेंगे। अब इस मैप को ले लेने के बाद हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे किन राज्यों का पॉपुलेशन डेंसिटी 400 से अधिक है, 400 से अधिक। तो यहाँ पे जब हम प्रश्न की तरफ जाएंगे तो देखेंगे कि 400 से अधिक वाले राज्य हमारे दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार है। आइए हम लोग देखें, और यहाँ जो हम यहाँ इंडेक्स बनाएंगे, एक इंडेक्स बनाते हैं, जो इंडेक्स में ही यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अब 400 को हम ब्लैक शेडिंग, डीप ब्लैक शेडिंग की है। 31 से 400 तक एक इंडेक्स अलग चेंज की है, क्योंकि सभी का इंडेक्स एक समान नहीं होगा। अगर ये एक समान होगा तो फिर मैप में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, इसलिए सारे के इंडेक्स अलग। और एक और ध्यान दे रहे होंगे कि इसके सघनता में भी अंतर है और इसके डार्कनेस में भी अंतर है। तो ये हमें इन इंडेक्स में इन तत्वों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यही इसका मूल है कि हम देखते ही बता दें, इंडेक्स देखें और यह स्पष्ट कर दें कि नहीं, यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी इस प्रकार की है। अब हम जब इंडेक्स एक निर्धारित कर लिए तब हम राज्यों को देखेंगे, और 400 से अधिक राज्य जो हैं वो दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार है। आइए हम नीचे से चलते हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल, देखिए बिहार और पश्चिम बंगाल को यहाँ दिखाया गया है। इन राज्यों में उस समय बिहार और झारखंड अलग नहीं था, क्योंकि 1981 का है, इसलिए इसमें झारखंड भी समाहित है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो बिहार और झारखंड को यहाँ दिखाया गया। केरल हमारा यहाँ है, केरल हमारा यहाँ है। अब दिल्ली, चंडीगढ़, यहाँ पे देखिए ये दो डिप स्थान हैं, दिल्ली, चंडीगढ़। इसके बाद आपको लक्षद्वीप, पांडुचेरी, लक्षद्वीप और पांडुचेरी, इसके डिफरेंस में देखिएगा कि लक्षद्वीप और पांडुचेरी भी दिखाया गया है। लक्षद्वीप और पांडुचेरी, यहाँ अंडमान निकोबार है, यहाँ लक्षद्वीप को हम दिखाए हैं, लक्षद्वीप को दिखाए हैं। अब पांडुचेरी का जो स्थान है वह टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ क्षेत्र है। तो इस तरह से एक ये समूह ले लिए। अब दूसरा जब हम लेते हैं तो लेते हैं 301 to 400 का, जिसमें हमारा है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब। तो दूसरे का हम इंडेक्स देखेंगे तो दूसरे का इंडेक्स हमारा 301 to 400 है। तो 300 to 400 वाले में उत्तर प्रदेश आएगा। तो उत्तर प्रदेश का ये एरिया है, उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों एरिया को दिखा गया। और तमिलनाडु हमारा यहाँ नीचे होता है, तो इस सेटिंग से हमने तमिलनाडु को किया। तो इस तरह से हम इसी प्रकार अपने इंडेक्स के आधार पर सारे वर्गों को लिख देंगे। लास्ट है जम्मू कश्मीर, जिसमें हमने लिख दिया डाटा नॉट अवेलेबल। उसके बाद हम टॉपिक डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 1981 लिख देंगे। इस तरह से हम क्या अपना क्लोरोप्लेथ मैप बना लेते हैं। यह मैप आप किसी राज्य के स्टेट के आधार पर भी बना सकते हैं, या फिर आप इसे किसी भी देश के भी ग्राउंड पे बना सकते हैं। जैसे अभी वर्तमान समय में एक प्रश्न हम लोग ले सकते हैं कि भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में कोरोना संक्रमित लोगों का एक वर्ण मातृ मानचित्र बनाएं, जिसमें डाटा का प्रयोग का डेट हम डाल देंगे, जैसे 6 सितंबर या 31 अगस्त। इस तरह से हम यह बना सकते हैं। बिहार राज्य के भी कोरोना संक्रमित सभी जिलों के डाटा को हम यहाँ उपलब्ध करा के बनाया जा सकता है। थैंक यू।